आज का हमारा प्रकरण है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में हम देखेंगे सबसे पहले उपमा शब्द को देखो, उप प्लस मा, यह आपको ध्यान रखना। उपमा शब्द का यदि टुकड़े करेंगे तो उप प्लस मा। शाब्दिक अर्थ देखो इसका, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है इसका तुलना या समानता। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उपमा अलंकार अर्थालंकार है। कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार। उपमा अलंकार अर्थालंकार है। साथ ही हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि उपमा अलंकार को अर्थालंकारों का आधार माना जाता है। आधार माना जाता है। ये बात ध्यान में रखनी कि उपमा अलंकार को अर्थालंकारों का आधार माना जाता है। तो सबसे पहली बात, उपमा अलंकार है वो अर्थालंकार है। अर्थालंकार में भी बहुत सारे अर्थालंकार हैं, लेकिन उपमा को अर्थालंकारों का आधार माना जाता है। उपमा शब्द के हम टुकड़े करेंगे तो उप प्लस मा, शाब्दिक अर्थ तुलना या समानता। अब हमें समझना यह है कि उपमा अलंकार में देखो दो तीन बिंदु से समझो। किसी साधारण गुणधर्म, किसी साधारण गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है। ये बात समझो। किसी साधारण गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है। उपमा अलंकार में आपको ये ध्यान रखना है कि वस्तुएं कितनी होंगी? दो। तो वस्तुएं कितनी होंगी? दो। और एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाएगा, लेकिन दोनों वस्तुओं में कोई न कोई एक गुण समान होगा। एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है और वो किस आधार पर? साधारण गुणधर्म के आधार पर। साधारण गुणधर्म में ये समझो आप कि जैसे मान लो रंग, क्रिया, स्वभाव, धर्म आदि आदि की समानता के आधार, यानी वस्तुएं कितनी होंगी? दो वस्तुएं। दोनों में चाहे रंग की समानता हो, क्रिया की समानता हो, या स्वभाव की समानता हो, या धर्म की समानता हो, दोनों में कोई न कोई एक समान गुण पाया जाएगा। दोनों वस्तुओं में क्या होगा? समान गुण पाया जाएगा, समान गुण पाया जाता है। सबसे पहली बात हमें यही ध्यान रखनी कि उपमा अलंकार में दो वस्तुएं होंगी, दोनों में कोई न कोई एक गुण या विशेषता समान रूप से पाई जाएगी
और उसी विशेषता के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है। फिर दूसरा बिंदु ये देखो, या ये कहें किसी साधारण गुणधर्म या कोष्टक में विशेषता लिख लो, विशेषता के आधार पर किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता बताई जाती है। ये दोनों बातें आपको समझनी है कि या तो दो वस्तुओं में किसी विशेषता को लेकर तुलना की जाएगी, या दो वस्तुओं में किसी विशेषता को लेकर एक दूसरे को समान बताया जाएगा, यानी समानता स्थापित की जाएगी, तो वहां उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार में आपको ये तीन बातें अच्छे से ध्यान में रखनी कि उपमा शब्द के टुकड़े उप प्लस मा, शाब्दिक अर्थ तुलना या समानता। उपमा अलंकार है वो अर्थालंकार है। अर्थालंकारों में भी उपमा को आधार माना जाता है। इसमें होता क्या है कि साधारण गुणधर्म, यानी ये कोई विशेषता मान लो, एक ही बात है, विशेषता, साधारण गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, या साधारण गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु से समानता की जाती है, यानी दो वस्तुओं में समानता स्थापित की जाती है। और वो किस आधार पर की जाती है? रंग, क्रिया, स्वभाव, धर्म या किसी भी विशेषता के आधार पर। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना, इन दोनों बिंदुओं से ये समझना है कि दो वस्तुएं होंगी और दोनों में कोई न कोई एक विशेषता है जो समान होगी, और उस विशेषता को लेकर दोनों वस्तुओं में समानता बताई जाए या दोनों वस्तुओं में तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अब बात करते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा। ये तो इसके अर्थ से संबंधित था, तो ये आपने लिख लिया होगा। और अब इसकी परिभाषा देखो। अर्थालंकारों की शुरुआत हमने की है और उसमें सबसे पहले लिया है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उपमा अलंकार है वो अर्थालंकारों का आधार अलंकार माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि उपमा अलंकार है उसमें क्या होगा। दो वस्तुएं होंगी, दोनों वस्तुओं में किसी विशेषता को लेकर समानता स्थापित की जाएगी, यानी एक ऐसा गुण जो दोनों वस्तुओं में पाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं परिभाषा। और परिभाषा में लिख लो, जहां साधारण गुणधर्म के आधार पर दो वस्तुओं
में समानता स्थापित की जाए, समानता स्थापित की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। ये आप देख लो कि जहां साधारण गुणधर्म के आधार पर दो वस्तुओं में समानता स्थापित की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अब यदि इसी बात को हम लिखें, जहां उपमेय, उपमेय को प्रस्तुत भी कहते हैं, उपमेय या प्रस्तुत की समानता उपमान से की जाए, उपमान, इसे अप्रस्तुत भी कहा जाता है, अप्रस्तुत से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। या फिर ये कहें, जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, समान बताया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। ये तीनों बिंदु आपको अच्छे से ध्यान में रखने कि जहां साधारण गुण धर्म के आधार पर दो वस्तुओं में समानता स्थापित की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। दूसरा बिंदु, जहां उपमेय, यानी उपमेय को क्या कहते हैं, प्रस्तुत की समानता उपमान यानी अप्रस्तुत से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। या फिर ये कहें, जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। यानी अब दो वस्तुएं हो गई, दो वस्तुएं कौन कौन सी, एक तो उपमेय और एक हो गई उपमान। अब समझना ये है कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। जब तक ये नहीं समझा जाएगा, तब तक अर्थालंकारों की अवधारणा समझ में नहीं आएगी। यानी उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अब ये देखते हैं, ये परिभाषा आपने लिख ली होंगी, ज्यादा कुछ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि साधारण गुण धर्म के आधार पर, यानी किसी विशेषता के आधार पर दो वस्तुओं में समानता स्थापित की जाए या दोनों में तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। दो वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, एक उपमेय और दूसरी उपमान। उपमेय को प्रस्तुत भी कहा जाता है और उपमान को अप्रस्तुत भी कहा जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये आपने जो परिभाषाएं हैं, समान अर्थ प्रदान करने वाली परिभाषाएं, तो आप किसी भी एक परिभाषा को अच्छे से याद रख लें। अब देखते हैं उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के अंग देखेंगे तो
आपको उपमा अलंकार की अवधारणा है वो समझ में आ जाएगी। तो ये देखो, उपमा के अंग, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। एक बात तो ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि उपमा के कितने अंग होते हैं, तो उपमा के 4 अंग होते हैं। फिर दूसरी बात करेंगे, 4 अंग कौन कौन से होते हैं, ये देखो, उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा वाचक शब्द, और चौथा है साधारण गुणधर्म। साधारण गुणधर्म। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उपमेय किसे कहते हैं, या उपमान किसे कहते हैं, या वाचक शब्द किसे कहते हैं, या साधारण गुणधर्म किसे कहते हैं। तो इसमें ये देखो, उपमेय, उपमेय है, हमने बात की थी कि उपमा अलंकार में 2 वस्तुएं होंगी और दोनों में किसी विशेषता को लेकर समानता स्थापित की जाएगी। तो एक वस्तु तो होती है उपमेय और एक होती है उपमान। उपमेय कौन सी वस्तु को कहते हैं, ये देखो, जिसे उपमा दी जाए, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे उपमा दी जाए उस वस्तु को क्या कहते हैं, उपमेय कहा जाता है। यह आप ध्यान रखेंगे, जिसे उपमा दी जाए उस वस्तु को उपमेय कहते हैं। उपमान, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए। देखो, दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। उपमेय उसे कहते हैं जिसे उपमा दी जाए और उपमान उसे कहते हैं जिसकी उपमा दी जाए। 2 वस्तुएं, दोनों में आपको ध्यान रखना है कि जिसे उपमा दी जा रही है वो तो क्या है, उपमेय, और जिस वस्तु की उपमा दी जा रही है वो है उपमान। अब ये हम समझेंगे कैसे, ये एक बात देखो, पहले वाचक शब्द देख लो। इन दोनों में समानता स्थापित करने वाले, यानी उपमेय और उपमान में समानता स्थापित करने वाले शब्द हैं, वो वाचक शब्द कहलाते हैं। और वो देखो, सा, सी, से, सरिस, सम, के समान, सदृश, ये ऐसे शब्द हैं जो इन दोनों में समानता स्थापित करते हो। सा, सी, से, सरिस, सम, के समान और सदृश, उन शब्दों को वाचक शब्द कहा जाता है। साधारण गुणधर्म यानी ऐसी विशेषता जो उपमेय
व उपमान दोनों में हो, दोनों में हो, जिसके कारण उपमेय व उपमान में समानता बताई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। उपमेय किसे कहते हैं? वह वस्तु जिसे उपमा दी जाए। उपमान वह वस्तु जिसकी उपमा दी जाए। वाचक शब्द सा, सी, से, सरिस, सम, के समान और सदृश। और साधारण गुणधर्म ऐसी विशेषता जो उपमेय व उपमान दोनों में हो, जिसके कारण उपमेय व उपमान में समानता बताई जाती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम जो भी अलंकार पढ़ेंगे, अर्थालंकार पढ़ेंगे, और वहां हर अलंकार में ये बात करेंगे उपमेय और उपमान की, तो हमें इन्हें अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपमेय में, देखो जिसे उपमा दी जाए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि उपमेय को वर्ण, विषय या प्रस्तुत भी कहा जाता है। प्रस्तुत भी कहा जाता है। उपमेय को वर्ण, विषय या प्रस्तुत भी कहा जाता है। यानी वह वस्तु जो हमारे सामने प्रस्तुत है, यानी जिस वस्तु का हम वर्णन कर रहे हैं उसे वर्ण कहते हैं, जो सामने है उसे प्रस्तुत कहते हैं। तो आपको उपमेय की पहचान करते समय ये ध्यान रखना है कि कौन सी वस्तु है जिसका वर्णन किया जा रहा है, या कौन सी वस्तु है जो प्रस्तुत है, उसे क्या कहा जाता है? उपमेय कहा जाता है। या फिर ये ध्यान रख लो कि जिसे उपमा दी जाए। दूसरी बात करते हैं उपमान की, कि उपमान किसे कहते हैं। तो उपमान में आपको 2-3 बातें लिखनी है। ये मैं हटा देता हूं एक बार, क्योंकि आजकल प्रश्न है वो अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कई बार यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उपमान में आपको 2-3 बातें लिखनी है। एक तो उपमान किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि उपमान को अप्रस्तुत, अवर्ण या विषयी भी कहा जाता है। विषयी भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? उपमेय को वर्ण, विषय या प्रस्तुत कहा जाता है, जबकि उपमान को अप्रस्तुत, अवर्ण या विषयी भी कहा जाता है। फिर इससे अगली बात हम देखेंगे कि उपमान है वो आप ये ध्यान रखेंगे, उपमान लोक प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध, प्रत्यक्ष व अधिक स्पष्ट होता है। अधिक स्पष्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि उपमेय की अपेक्षा उपमान लोक प्रसिद्ध होता है, प्रत्यक्ष होता है और अधिक स्पष्ट होता है। आप ये ध्यान रखेंगे यहां कि उपमेय व उपमान
दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, परंतु किसी एक गुण धर्म के कारण किसी गुण धर्म के कारण दोनों में समानता बताई जाती है। ये आपको उपमेय और उपमान दोनों स्पष्ट समझने आवश्यक है। उपमेय जिसे उपमा दी जाए इसे वर्ण, विषय या प्रस्तुत कहा जाता है। उपमान जिसकी उपमा दी जाए इसे अप्रस्तुत, अवर्ण या विषयी भी कहा जाता है। उपमान लोक प्रसिद्ध, प्रत्यक्ष व अधिक स्पष्ट होता है। उपमेय व उपमान दोनों अलग अलग होते हैं, परंतु दोनों में किसी एक गुण या धर्म के कारण समानता बताई जाती है। ये उपमेय और उपमान समझ में आ गए होंगे आपके। इसके बाद देखते हैं, 4 अंग हमने किए हैं, तो अभी तो 2 ही हुए हैं। तीसरा हमने लिया था वाचक शब्द। वाचक शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे समानता स्थापित की जाती है। वाचक शब्द है वो देखो, वाचक शब्द। तीसरा अंग है वाचक शब्द। ऐसे शब्द जिनसे उपमेय व उपमान में समानता बताई जाती वो शब्द देख लो आप, सा, सी, से, सम, सरिस, के समान, सदृश, जैसे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सा, सी, से, सम, सरिस, के समान और सदृश, ये शब्द जहां भी हो वहां निश्चित रूप से उपमा अलंकार है। इसके बाद बात करते हैं साधारण गुणधर्म की। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको कि कहते किसे हैं, तो ये वह गुण या विशेषता, जो उपमेय व उपमान दोनों में हो तथा जिसके कारण दोनों में समानता स्थापित की जाए, वहां नहीं, उसे साधारण गुणधर्म कहते हैं। साधारण गुणधर्म कहते हैं।
जैसे मान लो कोई विशेषता सुंदर, कोमल, पवित्र, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हो सकती है। यानी सुंदरता के आधार पर दो वस्तुओं में समानता की जाए, कोमलता के आधार पर या पवित्रता के आधार पर। तो ये जो जो गुण है वो क्या कहलाएंगे? साधारण गुण धर्म कहलाएंगे। उपमा के अंग कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुण। ये आपको चारों अंगों के बारे में अच्छे से ध्यान में रखना। कई बार क्या है, परीक्षा में इन अंगों के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अब देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से देखो, आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन उदाहरण में देखेंगे कि ये किस प्रकार से चारों अंग काम करते हैं। 4 अंग आपको ध्यान में रखने: उपमेय, उपमान, साधारण गुणधर्म और वाचक शब्द। अब एक उदाहरण लेके देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि चारों अंग कैसे काम करते हैं। और वो ये देखो, जैसे मान लो बहुत सरल उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण में ये देखो, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ ये देखो, 2 वस्तुएं हैं। सबसे पहले हमें ये पहचान करनी है कि 2 वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो ये देखो, एक तो है मुख और एक है चंद्रमा। 2 वस्तुओं की पहचान हो गई। अब ये देखेंगे कि 2 वस्तुओं में उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। तो उपमेय किसे कहते हैं? जिसे उपमा दी जाए। तो इस पद को पढ़ो कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यानी किसको किसकी उपमा दी गई है? मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। तो उपमेय हमारा हो जाएगा मुख। यानी जिस वस्तु को उपमा दी जाती है वो वस्तु क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। फिर दूसरा उपमान। उपमान हमारा क्या हो जाएगा? मुख को किसकी उपमा दी गई है? चंद्रमा की। तो ये हमारा हो जाएगा चंद्रमा। उपमान क्या हो जाएगा? चंद्रमा। अब तीसरा अंग हमने देखा था वाचक शब्द। और वाचक शब्द देखो कि इन दोनों वस्तुओं में समानता बताई गई है, और वो समानता बताने वाला शब्द कौन सा है? के समान। तो वाचक शब्द हो गया के समान। अब इन दोनों में एक गुण ऐसा है जिसके कारण दोनों में समानता बताई गई है, और वो क्या है? आपका सुंदर। तो साधारण गुण धर्म क्या हो जाएगा? साधारण गुण धर्म क्या हो जाएगा? सुंदर। अब आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। जिसे उपमा दी जाए वो उपमेय कहलाता है। यानी यहाँ मुख को उपमा दी गई है, तो इसलिए मुख क्या है? उपमेय। जिसकी उपमा दी जाए वो उपमान कहलाता है। ये भी देख लो, हमने उपमान में ये देखा था कि उपमान है वो लोक प्रसिद्ध होता है। यानी सुंदरता के गुण में चंद्रमा लोक प्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष है और अधिक स्पष्ट है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण से और देख लो। जैसे मान लो एक उदाहरण है, हरि पद कोमल कमल से। कोमल कमल से। अब यहां देखो,
हरि पद कोमल कमल से। यहाँ इसको पढ़कर दो वस्तुएं हैं, एक तो देखो है हरि पद और एक है कमल। अब ये देखो किसको किसकी उपमा दी गई है, और किसको, हरि पद को उपमा दी गई है किसकी, कमल की। तो उपमेय क्या हो जाएगा, हरि पद। उपमान हो जाएगा कमल। वाचक शब्द को, वाचक शब्द हो जाएगा से। और साधारण गुणधर्म यानी ऐसी कौन सी विशेषता है जो दोनों में है, और वो है कोमल। तो ये आपके हो गए उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। दोनों उदाहरणों से अच्छे से स्पष्ट कर लेना है कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, वाचक शब्द क्या होता है, और साधारण गुणधर्म किसे कहते हैं। उपमेय किसे कहते हैं, जिसे उपमा दी जाए, जिसे उपमा दी जाए। उपमान किसे कहते हैं, जिसकी उपमा दी जाए। देखो बहुत सूक्ष्म अंतर है, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमान। वाचक शब्द ऐसे शब्द जिनसे उपमेय व उपमान में समानता स्थापित की जाए, सा, सी, से, सरिस, सदृश के समान। और साधारण गुणधर्म ऐसी विशेषता जो उपमेय व उपमान दोनों में उपस्थित हो और जिसके कारण दोनों में समानता स्थापित की जाती हो, वो साधारण गुणधर्म कहलाता है। ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों उदाहरण उतार लो, और अन्य उदाहरण भी आपको देखने हैं। उपमेय व उपमान की पहचान आपको अच्छे से करनी है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। उपमेय वह वस्तु जिसे उपमा दी जाती है, उपमान वह वस्तु जिसकी उपमा दी जाती है। वाचक शब्द जिन शब्दों से उपमेय व उपमान में समानता स्थापित की जाती है, और साधारण गुणधर्म वह विशेषता जो दोनों में उपस्थित हो, यानी उपमेय व उपमान दोनों में उपस्थित हो, जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाती हो, वो साधारण गुणधर्म कहलाता है। तो ये चारों अंग आपको अच्छे से ध्यान में रखने। अब बात करते हैं उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भेद भी होते हैं, बहुत ही आसान अलंकार है, और आपको बस केवल ये 4 अंग आपको समझने कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, उपमेय व उपमान के अन्य नाम क्या क्या है। उपमा अलंकार की, उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के, ये आपको ध्यान रखना है, मुख्यतः है या प्रधानतः। तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। और 3 भेद कौन कौन से होते हैं, ये देखो, नाम आपको ध्यान रखना है। पहला भेद आपका पूर्णोपमा अलंकार, दूसरा लुप्तोपमा अलंकार, और तीसरा है
मालोपमा अलंकार। उपमा अलंकार के मुख्यतः या प्रधानतः तीन भेद होते हैं। पूर्णोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार और मालोपमा अलंकार। लेकिन कुछ विद्वान हैं वो दो अन्य भेद और मानते हैं, और वो देखो उपमेयोपमा अलंकार, उपमेयोपमा अलंकार, और पांचवा अनन्वयोपमा अलंकार। आपसे यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 3। ठीक है। दूसरा, हमें जो भेद पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं 5। अब आप ये कहेंगे कि मुख्यतः या प्रधानतः 3 भेद ही होते हैं, और यहाँ तो नाम 5 के लिखे हुए हैं। लेकिन ये देखो, ये शब्द मुख्यतः है या प्रधानतः, 3 भेद ही होते हैं। और वो कौन कौन से? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। ये आपको 3 नाम याद रखने। नाम ये भी याद रखने, उपमयोपमा और अनन्वयोपमा। उपमा अलंकार को 5 भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से या प्रधान रूप से कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। और अब बात करेंगे सबसे पहले पूर्णोपमा अलंकार। ये आपने लिख लिए होंगे। याद रखने, अलंकार के भेद कितने होते हैं? उपमा के 3। कौन कौन से? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। लेकिन 2 अन्य भेद भी किए जा सकते हैं, उपमयोपमा और अनन्वयोपमा। प्रत्येक भेद को हम मतलब पूरा पढ़ेंगे, विस्तृत पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहला ले लो, पूर्णोपमा अलंकार। और पूर्णोपमा में देखो, इसका संधि विच्छेद करेंगे। पूर्ण प्लस उपमा, पूर्णोपमा का संधि विच्छेद होगा पूर्ण प्लस उपमा। पूर्ण प्लस उपमा। अब इसकी परिभाषा देखो, जहां उपमा के चारों अंग प्रत्यक्ष हो, जहां उपमा के चारों अंग प्रत्यक्ष हो, यानी ये कहें कि जहां उपमा के चारों अंगों का शब्दों से उल्लेख किया गया हो, शब्दों से उल्लेख किया गया हो, वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। पूर्णोपमा अलंकार होता है। ये आपको ध्यान रखना। जहां उपमा के चारों अंग प्रत्यक्ष हों, या जहां उपमा के चारों अंगों का शब्दों से उल्लेख किया गया हो, वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। या ये लिखें, जहां पद में उपमा के चारों अंग उपस्थित हों, चारों अंग उपस्थित हों, वहां
पूर्णोपमा अलंकार होता है। पूर्णोपमा अलंकार होता है। ये आप समझ गए होंगे, यानी पूर्ण प्लस उपमा। 4 अंग हमने देखे हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। ये यदि चारों हमारे पद में उपस्थित है, प्रत्यक्ष है, कहने का मतलब इन चारों अंगों को शब्दों से उल्लेख किया गया हो तो वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। उदाहरण से समझेंगे, ये आपने लिख लिया होगा। अब हटाता हूं इसको और उदाहरण देखो। चारों अंग आपको 4 बताए हुए हैं और जहां चारों अंग उपस्थित हो वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। और इसमें देखो, जैसे एक उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहां देखो, सबसे पहले हमें देखना उपमेय क्या है, फिर उपमान क्या है, फिर वाचक शब्द क्या है और फिर साधारण गुणधर्म क्या है। तो इसको पढ़ेंगे। पीपर पात, पीपर यानी पीपल, पात यानी पत्ते। पीपल पात यानी पत्ते। सरिस यानी के समान। मन यानी मन है। डोलना यानी डोला। डोला यानी कि डोलना। अब यहां देखो, पीपल के पत्तों के समान मन डोलने लगा, यानी किसको किसकी उपमा दी गई है। तो यहाँ उपमेय कौन है? उपमेय, उपमेय कौन है? उपमेय मन है, कि मन है वो पीपल के पत्तों के समान डोलने लगा, तो उपमेय हो गया मन। उपमान, उपमान कौन है? पीपल के पत्ते यानी पीपर पात। वाचक शब्द, वाचक शब्द ये रहा सरिस। और साधारण गुणधर्म, साधारण गुणधर्म यानी ऐसी विशेषता जो मन में भी है और पीपल के पत्तों में भी है, यानी उपमेय में भी है और उपमान में भी है, और वो क्या है? डोला। अब याद देखो, इस पद में चारों अंग उपस्थित है। चारों अंगों का शब्दों के द्वारा उल्लेख किया गया है। पीपर पात सरिस मन डोला, उपमेय मन, उपमान पीपर पात, वाचक शब्द सरिस और साधारण गुणधर्म डोला। यानी चारों अंगों का उल्लेख शब्दों के द्वारा किया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा अलंकार है। क्योंकि पूर्णोपमा में हमने यही पढ़ा था कि जहां उपमा के चारों अंग प्रत्यक्ष हो या उपस्थित हो या चारों अंगों का शब्दों के द्वारा उल्लेख किया गया हो वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। तो यहाँ चारों अंग है वो शब्दों के द्वारा उल्लेख किए गए हैं, इसलिए कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा अलंकार है। इसके बाद और देख लो, इसके बाद भी बहुत सारे हैं उदाहरण, 1-2 उदाहरण से और समझो। और ये देखो अगला उदाहरण, ये आपने समझ लिया होगा, लिख लिया होगा। वीडियो को बार बार देखो, अपने नोटबुक में लिखो, आपको समझ में आ जाएगा। इसे समझना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण और देखो, सुनी
सुरसुरी, सुनी सुरसुरी सम पावन वाणी, सम पावन वाणी, सुनी सुरसुरी सम पावन वाणी। अब यहां देखो, इसे अच्छे से पढ़ो। सबसे पहले ये देखना दो वस्तुएं कौन कौन सी हैं, उसके बाद पहचान चयन करेंगे कि उपमेय कौन है और उपमान कौन है। तो एक तो देखो ये रही सुरसुरी, किसे कहते हैं? गंगा को कहते हैं। और एक देखो ये रही वाणी। दो वस्तुएं तो होगी, एक तो सुरसुरी और एक वाणी। अब हमें ये देखना है कि किसको किसकी उपमा दी गई है। सुरसुरी को वाणी की उपमा दी गई है या वाणी को सुरसुरी की उपमा दी गई है। तो यहां वाणी को किसकी उपमा दी गई है? सुरसुरी की। तो जिसे उपमा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय। और उपमा किसको दी गई है? वाणी को। तो उपमेय कौन है? वाणी। फिर जिसकी उपमा दी जाती है वो कहलाता है उपमान। और उपमान कौन है? उपमान है सुरसुरी, सुरसुरी। इसके बाद है वाचक शब्द। वाचक शब्द वे शब्द जिनसे समानता स्थापित की जाए वाणी और सुरसुरी में, और वो ये रहा सम। इसके बाद है साधारण गुणधर्म। ऐसी कौन सी विशेषता है जो वाणी में भी है और सुरसुरी में भी है, और वो क्या है? पावन। क्या है? पावन। उपमा के कितने अंग होते हैं? 4। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। चारों अंग यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा अलंकार। इसके बाद एक और देख लो, ये समझना बहुत जरूरी है। चारों अंग आपको पता होना चाहिए, तो चारों अंगों की पहचान पता होनी चाहिए। एक उदाहरण और देखो, पहेली सा जीवन है व्यस्त, पहेली सा जीवन है व्यस्त। अब यहां देखो उपमेय कौन है? सबसे पहले हमें पहचान करनी है दो वस्तुओं की। तो यहां देखो दो वस्तुएं कौन कौन सी हैं? एक तो पहेली और एक है जीवन। अब हमें ये देखना है कि किसको किसकी उपमा दी गई है। जीवन को पहेली की उपमा दी गई है या पहेली को जीवन की उपमा दी गई? तो देखो, पहेली सा जीवन है व्यस्त, यानी जीवन को दी गई है उपमा। तो जीवन क्या हो गया? उपमेय। जीवन क्या है? उपमेय। जीवन को किसकी उपमा दी गई है? पहेली की। और जिसकी उपमा दी जाए वो क्या कहलाता है? उपमान। तो पहेली उपमान, जीवन उपमेय। दोनों में समानता स्थापित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द। तो सा हो गया वाचक शब्द। और दोनों में एक ऐसा गुण है, ऐसी विशेषता है जो जीवन में भी है और पहेली में भी है, और वो क्या है? व्यस्त। तो ये हो गया साधारण गुणधर्म, जो दोनों में उपस्थित हो और जिसके कारण उपमेय व उपमान में समानता स्थापित की जाए। और जिस पद में उपमा के चारों अंग उपस्थित हो, प्रत्यक्ष हो, और जिनका शब्दों से उल्लेख किया गया हो, वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा
कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4। देखो आपको ये ध्यान रखना है, अंग कितने? 4 और भेद कितने? 3। कई बार परीक्षा में ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको ये अलग अलग ध्यान रखना है कि उपमा के अंग तो 4 होते हैं और भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला भेद देखते हैं। और अगला देखो, अगला हमारा उपमा का जो भेद है वो है लुप्तोपमा अलंकार। दूसरा भेद लुप्तोपमा अलंकार। अब इसमें देखो लुप्तोपमा में लुप्तोपमा का संधि विच्छेद करेंगे तो लुप्त प्लस उपमा, यानी नाम से स्पष्ट है। जो पहला था वो कौन सा था? वो था पूर्णोपमा। इसका हमने संधि विच्छेद किया था और वो किया था पूर्ण प्लस उपमा, यानी जहां चारों अंग उपस्थित हो वहां पूर्णोपमा। और यहां देखो नाम से स्पष्ट है कि लुप्तोपमा यानी लुप्त और उपमा, यानी जहां कोई एक अंग लुप्त हो, यानी जिसका उल्लेख शब्द से न किया गया हो। तो ये इसकी आप परिभाषा लिख लो कि जहां उपमा का कोई एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो, कोष्टक में जिसका शब्द के द्वारा उल्लेख न किया गया हो, उल्लेख न किया गया हो, वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। लुप्तोपमा अलंकार होता है। अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि जहां उपमा का कोई एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो, यानी जिसका शब्द के द्वारा उल्लेख न किया गया हो, वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। अब हमें यह समझना है कि लुप्तोपमा अलंकार 4 प्रकार का हो सकता है। यदि ज्यादा गहराई में प्रश्न पूछा जाता है तो यहां से पूछा जाता है कि लुप्तोपमा अलंकार के कितने उपभेद हो सकते हैं। तो कितने उपभेद हो सकते हैं? 4, क्योंकि चारों अंगों में से कोई भी एक या एक से अधिक लुप्त हो सकता है। तो इसमें देखो, जैसे मान लो उपमेय का उल्लेख नहीं हो तो उपमेय लुप्तोपमा, यदि उपमान का उल्लेख नहीं हो तो उपमान लुप्तोपमा, यदि वाचक शब्द का उल्लेख नहीं हो तो वाचक लुप्तोपमा, और यदि साधारण गुण धर्म का उल्लेख न हो तो साधारण गुण धर्म लुप्तोपमा। इसमें आपको ज्यादा बस इतना ही ध्यान रखना है कि लुप्तोपमा अलंकार के बीच 4 उपभेद किए जा सकते हैं: उपमेय लुप्तोपमा, उपमान लुप्तोपमा, वाचक लुप्तोपमा और साधारण गुण धर्म लुप्तोपमा। उपमेय लुप्तोपमा कहाँ होगा?
जहां उपमेय लुप्त हो, यानी उपमेय का उल्लेख किसी शब्द के द्वारा न किया गया हो। उपमान लुप्तोपमा, जहां उपमान लुप्त हो। वाचक लुप्तोपमा, जहां वाचक शब्द लुप्त हो। या साधारण गुणधर्म लुप्तोपमा, जहां साधारण गुणधर्म लुप्त हो वहां साधारण गुणधर्म लुप्तोपमा अलंकार होता है। ये लुप्तोपमा आप समझ लो अच्छे से कि जहां उपमा का कोई एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो, यानी जिसका शब्द के द्वारा उल्लेख न किया गया हो, वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। और इसमें पूर्णोपमा में उपमा के चारों अंग प्रत्यक्ष हो, उपस्थित हो और चारों अंगों का शब्दों के द्वारा उल्लेख किया गया हो, वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। और जहां उपमा का कोई एक अंग या एक से अधिक अंग लुप्त हो, जिसका शब्द के द्वारा उल्लेख न किया गया हो, वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। दोनों में अंतर आप स्पष्ट रखेंगे। उदाहरण से देखो, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है और कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा अंग है वो लुप्त है, जिसके कारण यहाँ लुप्तोपमा है। और ये देखो उदाहरण देखो, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा। अब यहां देखो, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि दो वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो एक तो देखो कोटि कुलिस, यानी कुलिस का अर्थ होता है वज्र, और एक है वचन तुम्हारा। अब हमें ये देखना कि किसको किसकी उपमा दी गई है। उपमेय यानी वह वस्तु जिसे उपमा दी जाए, तो वचन। ये वचन है, ये उपमेय है। तो वचन को उपमा दी गई है किसकी? कोटि कुलिस, यानी करोड़ों वज्र। तो उपमान हो जाएगा कोटि कुलिस। वाचक शब्द, वाचक शब्द ये रहा देखो सम। अब यहां साधारण गुणधर्म देखो, साधारण गुणधर्म है या नहीं है। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, यानी कि तुम्हारा वचन है वो करोड़ों वज्र के समान है, लेकिन विशेषता नहीं हुई है यहाँ। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, यानी शब्द के माध्यम से कि कठोर है या कड़वा है या कटु है, जो भी। तो साधारण जो गुणधर्म है वो यहाँ क्या है? लुप्त है। इसलिए साधारण गुणधर्म लुप्त होने के कारण कौन सा अलंकार है इसमें? लुप्तोपमा अलंकार है। अब आपसे ये पूछ ले, मान लो ज्यादा गहराई में जाएगा तो कि यहाँ कौन सा लुप्तोपमा है, तो हमें पता है कि साधारण गुणधर्म लुप्त है, इसलिए कौन सा लुप्तोपमा हो जाएगा? साधारण गुणधर्म लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। इसके बाद एक उदाहरण और देखो, और इसमें ये देखो, एक सरल उदाहरण से समझो। और वो ये देखो, जैसे मान लो एक उदाहरण है, मुख चंद्र जैसा है, मुख चंद्र जैसा है। अब यहां देखो, उपमेय
कौन है? मुख। उपमान कौन है? चंद्रमा। वाचक शब्द जैसा। अब कौन सा अंग लुप्त है? साधारण गुणधर्म लुप्त है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? लुप्तोपमा अलंकार हो गया। तो उपमा का दूसरा भेद हमने पढ़ लिया, लुप्तोपमा अलंकार। यानी कोई एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो, वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। दोनों ही उदाहरण प्रसिद्ध उदाहरण है, आपको अच्छे से समझने। अगला भेद देखते हैं, वो है आपका मालोपमा अलंकार। तीसरा कौन सा है? मालोपमा अलंकार। मालोपमा का संधि विच्छेद करेंगे। देखो, माला प्लस उपमा, माला प्लस उपमा। इसकी परिभाषा लिख लो। परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा कि मालोपमा अलंकार कहाँ होता है। और इसमें लिख लो, जहां एक ही उपमेय के अनेक उपमान होने से एक माला सी बन जाए, होने से एक माला सी बन जाए, वहां मालोपमा अलंकार होता है। मालोपमा अलंकार होता है। इसमें आपको यह ध्यान रखना, मालोपमा में उपमेय कितने होंगे? उपमेय एक होगा और उपमान इस एक ही उपमेय के एकाधिक उपमान होंगे। एक नहीं होगा, एकाधिक, यानी एक से अधिक, एक से अधिक उपमान होंगे। बस इतना सा याद रखना कि जहां उपमेय एक हो और उसके उपमान एक से अधिक हो, वहां मालोपमा अलंकार होता है। जहां एक ही उपमेय के अनेक उपमान होने से एक माला सी बन जाए, वहां मालोपमा अलंकार होता है। तो ये आपने लिख लिया होगा। उदाहरण से देखो, और उदाहरण से देखते हैं कि मालोपमा अलंकार कैसे होता है, उपमेय एक कैसे होता है, और उसके अनेक उपमान कैसे हो सकते हैं। अब देखो उदाहरण, मुख सुंदर है, चंदर सो, कोमल कमल समान, कोमल कमल समान। मुख सुंदर है, चंदर सो, कोमल कमल समान। अब यहाँ उपमेय देखो, उपमेय क्या है? उपमेय है मुख। उपमान, उपमान देखेंगे तो देखो, चंदर और ये रहा कमल। कि मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है और कमल के समान क्या है? कोमल है। तो यहाँ उपमान कितने हो गए? दो, चंद्र और कमल।
फिर देखते हैं वाचक शब्द। वाचक शब्द कौन कौन से हैं? सो और समान। फिर देखते हैं साधारण गुणधर्म। और साधारण गुणधर्म में देखो सुंदर और कोमल। सुंदर और कोमल। अब यहां ये देखो उपमेय एक ही है मुख, और उपमान एकाधिक है, यानी एक से अधिक है। उपमान कितने हैं? दो। कितने उपमान हो गए? दो। और यही हमने मालो उपमा में किया है कि एक ही उपमेय के एकाधिक उपमान होने के कारण एक माला सी बन जाए, यानी एक ही उपमेय के एक से ज्यादा उपमान हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? मालो उपमा अलंकार होता है। बात समझ में आ गई होगी। एक उदाहरण और देख लो, इससे समझ जाओगे। उदाहरण देखो, हिरनी से, मीन से, सुखंजन से, चारू, अमल विमल से, अमल कमल से। अमल कमल से विलोचन है तुम्हारे। अब देखो, हिरनी से, मीन से, सुखंजन से, चारू, अमल कमल से विलोचन है तुम्हारे। अब यहां देखो उपमेय। उपमेय क्या है? तो विलोचन। उपमेय है विलोचन। और उपमान, उपमान देखो, हिरनी से, हिरनी, मीन से, मीन, सुखंजन से, सुखंजन, और फिर कमल से, कमल। यानी एक ही उपमेय के अनेक उपमान होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है? मालोपमा अलंकार है। ऐसे फिर वाचक शब्द देख लो, से, फिर देखो से, फिर से, और फिर से। ऐसे ही साधारण गुणधर्म देख लो, और साधारण गुणधर्म में देखो चारू और अमल। तो ये आपका था मालो उपमा अलंकार, यानी एक ही उपमेय के अनेक उपमान हो और जिनसे माला सी बन जाए वहां मालो उपमा अलंकार होता है। यहां देखो उपमेय विलोचन एक ही है, उपमान हिरनी, मीन, सुखंजन और कमल, यानी बहुत सारे उपमान प्रयुक्त किए गए हैं एक ही उपमेय के लिए, इसलिए मालो उपमा अलंकार। ये मुख्य रूप से उपमा अलंकार के 3 भेद, लेकिन 2 अन्य भेद हमने और देखे थे, तो वो भी हमें देखने हैं। 2 अन्य भेद कौन कौन से हैं, और वो देखो 2 अन्य भेद हमने देखे थे।
उपमयोपमा अलंकार और अनन्वयोपमा अलंकार। हम अलंकार में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हमारा प्रश्न है वो सही होना चाहिए। और हमने देखा था उपमेयोपमा, उपमेयोपमा अलंकार। और उपमेयोपमा में देखो इसके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े देखो उपमेय प्लस उपमा, उपमेय प्लस उपमा। इसकी परिभाषा देखो, जहां उपमेय को उपमान व उपमान को उपमेय बना दिया जाए, जहां उपमेय को उपमान व उपमान को उपमेय बना दिया जाए, वहां उपमेयोपमा अलंकार होता है। अलंकार होता है जहां उपमेय को उपमान व उपमान को उपमेय बना दिया जाए, वहां उपमेयोपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखो, और उदाहरण में देखो बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, याद रखना है। ओदपुरी अमरावती सी, अमरावती ओदपुरी सी। अब ये देखो ओदपुरी अमरावती सी, अमरावती ओदपुरी सी। यहां देखो ओदपुरी अमरावती सी, ओदपुरी क्या है? उपमेय, क्योंकि ओदपुरी को किसकी उपमा दी गई है? अमरावती। अमरावती क्या है? उपमान। कि ओदपुरी है वो अमरावती के समान है। यहाँ ओदपुरी उपमेय है और अमरावती क्या है? उपमान है। लेकिन फिर देखो अमरावती ओदपुरी सी, यहाँ अमरावती है ये उपमेय है और ओदपुरी है वो उपमान है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहां उपमेय को उपमान व उपमान को उपमेय बना दिया जाए, वहां उपमेयोपमा अलंकार होता है। यानी यहां देखो ओदपुरी उपमेय था और अमरावती उपमान, लेकिन उपमेय ओदपुरी को क्या बना दिया गया? उपमान बना दिया गया। उपमान जो था उसे क्या बना दिया गया? उपमेय बना दिया गया। और जहां ऐसा किया जाता है वहां उपमेयोपमा अलंकार होता है। एक उदाहरण देख लो और एक सरल उदाहरण से समझ लो, ये भी लिख लो। कमल से नैन अरु नैन से कमल। कमल से नैन अरु नैन से कमल। यहां देखो कमल से नैन, नैन क्या है? उपमेय, और कमल क्या है? उपमान। लेकिन यहां देखो नैन से कमल, नैन क्या है? उपमान, और कमल क्या है? उपमेय।
ये हमारा स्पष्ट हो गया कि जहां उपमेय को उपमान व उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहां उपमयोपमा अलंकार होता है। यानी ये देखो कमल उपमान था और यहाँ कमल क्या हो गया, उपमेय। नयन उपमेय था और यहाँ नयन क्या हो गया। इसके बाद अगला उदाहरण, अगला भेद देखो, और अगला हमारा उपमा का जो भेद है वो है अनन्वयोपमा अलंकार। उपमा अलंकार बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार है, अर्थालंकारों का आधार अलंकार है, 4 अंग व 3 भेद माने जाते हैं। और अगला देखो अनन्वयोपमा अलंकार। अनन्वयोपमा अलंकार, यहां देखो इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो अनन्वय प्लस उपमा, अनन्वय प्लस उपमा। इसका करेंगे तो ये देखो अन प्लस अनु प्लस ऐ, अनन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, अन प्लस अनु प्लस ऐ। इसकी परिभाषा देखो, जहां उपमेय का उपमान न मिल सकने के कारण, न मिल सकने के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, उपमान बना दिया जाए, वहां अनन्वयोपमा अलंकार होता है। अनन्वयोपमा अलंकार होता है। ये बात आपको समझनी है कि जहां उपमेय का उपमान न मिल सकने के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए वहां अनन्वयोपमा अलंकार होता है। यानी उपमेय के, अब उदाहरण देखो, उदाहरण से समझो आप। और उदाहरण ये देखो, यद्यपि, ये बहुत बार पूछा हुआ परीक्षाओं, यद्यपि दुर्बल आरत है पर भारत के सम भारत है, भारत के सम भारत है। अब यहां देखो उपमेय कौन है, भारत। उपमेय कौन है, भारत। लेकिन भारत का कोई उपमान न मिल पाने के कारण, और देखो भारत के सम भारत है, यानी भारत का कोई उपमान न मिल सकने के कारण उपमान किसे बनाया गया है, उपमेय को ही। उपमान भी कौन है, भारत। और ये ही हमने किया है कि जहां उपमेय का उपमान न मिल सकने के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए वहां अनन्वयोपमा अलंकार होता है। यानी भारत उपमेय के समान उपमान न मिल सकने के कारण भारत को ही क्या बना दिया गया, उपमान बना दिया गया। ऐसे ही एक साधारण देख लो, याद रखने के दृष्टिकोण से, कि तुम तो तुम ही हो, ये भी आप समझ सकते हो कि तुम उपमेय को, और किसकी उपमा दी गई है, तुम की। यानी कि तुम के समान दूसरा नहीं मिलने के कारण
यहाँ उपमेय को ही उपमान बना दिया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार है? अनन्वयो उपमा अलंकार। ऐसे ही एक सरल उदाहरण और देख लो। लड़का तो लड़का ही है, लड़का तो लड़का ही है। तो इसमें देख लो, ये लड़का उपमेय और इस लड़के के का उपमान नहीं मिल सकने के कारण इसे लड़के की उपमा दे दी गई, इसलिए उपमेय को ही क्या बना दिया गया? उपमा। तो ये तीनों उदाहरण देख लो। भारत के समभारत है, लड़का तो लड़का ही है, तुम तो तुम ही हो, यानी तुम को तुम की उपमा दी गई, लड़का को लड़का की और भारत को भारत की। और जहां उपमेय का उपमान न मिल सकने के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है, वहां अनन्वयो उपमा अलंकार होता है। तो ये उपमा अलंकार के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। उपमा अलंकार का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके अंग, उसके भेद, उदाहरण सहित हमने यहाँ चर्चा की है। मेरे दृष्टिकोण से आपको समझ में आया होगा। इसे बार बार देखें। उपमेय, उपमान वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म की अवधारणा को अच्छे से समझें। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।